नमस्कार, जय श्री राम, स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सभी का। आज का टॉपिक रहेगा शादी, विवाह के बारे में। बहुत बार ये क्वेरीज होती हैं कि विवाह नहीं हो रहा, कब होगा, देरी हो रही है, उम्र इतनी हो चुकी है कि इस समय तो विवाह हो जाना चाहिए लेकिन देरी हो रही है, अच्छा मैच नहीं मिल पा रहा। बहुत कोशिश कर ली लेकिन अच्छा सही से जो सही मैच होना चाहिए अपने हिसाब का वो नहीं है। तो इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि विवाह में देरी क्यों होती है, क्या ऐसा कारण है कुंडलियों के हिसाब से भी, और उसके अलावा आपका जो सप्तम भाव है कुंडली का, उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो कि देखनी बहुत ज़रूरी होंगी आपकी कुंडली के अंदर। और साथ ही साथ में बाद में बात करेंगे उपायों के बारे में कि ऐसे लोग जिनकी कुंडली में यदि सप्तम भाव पीड़ित हो या शादी होने में देरी हो रही हो, ऐसे लोगों को उपाय क्या करने चाहिए। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं अपनी जन्म कुंडली से संबंधित सूत्रों को लेकर कि कौन से ऐसे रूल हैं जिनको हमें देखना होगा कि शादी में देरी क्यों हो रही है, और किस भाव को, किस प्लैनेट को हम देखें कि जो शादी के लिए जिम्मेवार है। सबसे पहला जो रूल होगा, ये आपको कुंडली यहाँ पर नज़र आ रही होगी। मैंने एक रैंडमली वृषभ लग्न की कुंडली यहाँ पर बना ली है। आपकी कुंडली किसी भी लग्न से शुरू हो सकती है, यानी कि ये पहला घर जो है ये है लग्न। यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो सकता है 1 से लेकर 12 तक। ये है आपका लग्न। इसके बिल्कुल सामने वाला जो ये हाउस है इसको कहा जाता है 7th हाउस, यानी सप्तम भाव, जो कि शादी का घर कहलाता है। यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन सी राशि बनी हुई है, कौन कौन से प्लैनेट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इस घर पर, इस भाव पर किस किस प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ती है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विवाह में देरी होना, यानी कि सप्तम भाव, अगर यहाँ पर कोई भी पाप ग्रह बैठे हों। पाप ग्रह कौन से होंगे? राहु, केतु, सूर्य, शनि, इवन मंगल। जबकि मंगल और सूर्य को पाप ग्रहों में नहीं कहा जाएगा, लेकिन वो क्रूर ग्रह ज़रूर हैं। तो ये यहाँ पर अगर बैठेंगे तो शादी में देरी कराने का काम हो या शादी के बाद संबंधों में प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम हो, ज़रूर करेंगे। देरी के लिए शनि और राहु केतु तो ज़रूर जिम्मेवार हैं। राहु का भी यहाँ पर एक क्लियरिटी आप सभी को दे दूँ कि राहु ज़्यादातर बाकी चीज़ों से विच्छेद ज़रूर करा देता है, डाइवोर्स कराने का काम ज़रूर करवा देगा, लेकिन शादी को देरी कराने का काम वो बहुत कम करता है, क्योंकि वो खुद एक माया है। वो माया के लिए अट्रैक्ट करता है इंसान को, वो उससे दूर नहीं करेगा। जुपिटर जैसा एक प्लैनेट है, वो बेशक से दूर कर दे। शनि भी काफ़ी हद तक देरी इसलिए कराता है क्योंकि उसको उदासीनता, अकेलापन पसंद है, लेकिन राहु कभी देरी नहीं कराता। यहाँ अगर राहु बैठा हुआ है तो ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करना, कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर देना, आर्ग्यूमेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली करा देना, या राहु के साथ कोई और पाप ग्रह भी है तो उस संबंध को, यानी कि जो शादीशुदा लाइफ है हमारी, उसको डिवोर्स तक की नौबत तक पहुंचा सकता है। लेकिन शादी में देरी कराने का काम राहु का नहीं होगा। और अगर इसी बात को आगे इस बात को डिस्कस करें कि राहु की यदि महादशा चल रही हो, तो अगर कोई आपको ये कहे कि इस वजह से आपकी शादी डिले हो रही है, तो ऐसा नहीं है। राहु डिले नहीं कराता। यहाँ पर अगर शनि बैठे हों, सूर्य बैठे हों, केतु बैठे हों, तो देरी ज़रूर हो सकती है। साथ ही बात करें, अगर लग्न में अगर आपके शनि बैठे हुए हैं तो वो आपके हर एक काम को ही देरी से कराएंगे, और शादी भी खास तौर से देरी से ही होगी। अगला जो सूत्र है वो है मांगलिक होना। किसी भी जातक या जातिका का मांगलिक होना। मांगलिक होना क्या होता है? जब मंगल पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में यदि बैठ जाए तो ये मांगलिक दोष बन जाता है। इसके बारे में एक और वीडियो है, आप पेज पर ज़रूर देख सकते हैं कि मांगलिक दोष है या योग है। अपने बारे में ये डिपेंड करता है पूरी प्लेसमेंट्स पर कि शनि इस मंगल के साथ साथ में कोई युति तो नहीं है, उनकी डिग्रीज कितनी है, अस्त, वक्री, नीच, ये सब तो नहीं है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए मंगल के प्रभाव को देखा जाता है। अब बात जो तीसरा जो सूत्र है, जो मंगलिक होने की हमने बात की है, यहाँ पर अगर जातक जातिका मंगलिक हैं तो भी शादी में देरी होना संभव बिल्कुल हो जाता है। तीसरा जो रूल होगा वो है सप्तमेश, यानी कि सप्तम भाव में जिस भी ग्रह की राशि बनी, यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ है उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि यहाँ का लॉर्ड कौन बना, इस घर का स्वामी कौन बना। जैसे बहुत ब्रीफ में मैं बताना चाहूँगी कि अगर 1 और 8 नंबर लिखा हुआ है तो मंगल यहाँ के लॉर्ड बनेंगे,
2 और 7 नंबर लिखा हुआ है तो शुक्र यहाँ के लॉर्ड बनेंगे। 3 और 6 अगर लिखा हुआ है तो बुध बनेंगे। 4 नंबर लिखा है तो चंद्रमा, 5 नंबर लिखा है तो सूर्य, उसके बाद 9 और 12 नंबर यदि लिखा हुआ है तो जुपिटर होंगे, और 10 और 11 यदि लिखा हुआ है तो शनि यहाँ के लॉर्ड बनेंगे। अब यहाँ पर जो राशि बनी उसके स्वामी की पोजीशन को, यानी कि इसके लॉर्ड को प्लेस्ड कहाँ है वो कुंडली में, ये देख लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बनी है 8 नंबर, यानी कि वृश्चिक राशि, जिसके लॉर्ड बनते हैं मंगल देव। अब मंगल की प्लेसमेंट पूरी कुंडली में आप देखिए कि कुंडली में मंगल कहाँ बैठे हुए हैं। अगर वो अस्त होकर बैठे हों, वो नीच राशि में बैठे हों, नीच राशि में कहाँ होंगे, अगर वो 4 नंबर में लिख जाएं, जहाँ पर भी कुंडली में 4 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मंगल बन जाए, यहाँ पर मंगल बैठे हों तो ये नीच राशि में कहे जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि सप्तमेश यानी कि शादी वाले घर का जो लॉर्ड है वो जाकर नीच राशि में बैठा, तो इसके पास पावर नहीं है, तो ये शादी करवाने में सहायता नहीं कर पाएगा। अगर यही मंगल अस्त हो जाए, यानी कि अगर सूर्य के साथ युति है मंगल की, तो भी ये अपना प्रभाव अच्छा नहीं दे पाएंगे, शादी को जल्दी कराने का काम नहीं कर पाएंगे। वक्री अवस्था में भी इसी प्रकार की सिचुएशन बनेगी। तो कुल मिलाकर बात हुई कि सप्तमेश यदि कमज़ोर हो, अंश बल से कमज़ोर हो, अस्त हो, वक्री हो या नीच राशि में हो जाए, तो भी ये शादी को देरी से कराने का काम ज़रूर करते हैं। अब साथ ही साथ में हम ये ज़रूर देख लें कि सप्तमेश की जो स्थिति है वो नवांश कुंडली में कैसी है, यानी कि D9 चार्ट में सप्तमेश की परिस्थिति कैसी है। अब जैसे हमने इस कुंडली में अगर हमने बात की कि अगर सप्तमेश जाकर नीच राशि में बैठ जाएं, उसी मंगल को आप D9 चार्ट में देखिए। D9 चार्ट में मंगल की सिचुएशन कैसी है। हो सकता है कि D9 चार्ट में वो उच्च के होकर जाकर बैठ जाएं, यानी कि वो 10 नंबर पर अगर बैठ जाएं तो मंगल यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं 10 नंबर में। अगर D9 चार्ट में शनि की राशि में मंगल बैठे हैं तो ये उच्च के होंगे, और जो अपना नीच का जो प्रभाव है उसमें कमी आ जाएगी, तो ये शादी को बहुत ज़्यादा डिले ना करवाकर एक नॉर्मल एज में कराने का काम कर सकते हैं। अब एक जो इम्पॉर्टेंट बात है वो यहाँ ये ध्यान ज़रूर रखनी होगी कि सप्तमेश की स्थिति मांगलिक होने के साथ साथ लग्न में जो स्थितियाँ हैं, यहाँ पर कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, जो मैं अभी सारी बात की हैं, इसके साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी होगा। वो हैं शुक्र और बृहस्पति। सबसे पहले बृहस्पति की जो पोजीशन है उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि किस हाउस के वो लॉर्ड बनते हैं, कहाँ पर वो प्लेस्ड हैं, और सप्तम भाव पर क्या उनकी दृष्टि पड़ती है। अगर सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि कहीं से भी पड़ जाए, गुरु की दृष्टि होती है 5, 7, 9, तो इन अलग अलग भावों में बैठकर भी वो सप्तम भाव को देख सकते हैं। अगर जुपिटर की जो दृष्टि है सप्तम भाव पर पड़ती हो तो जितने भी दोष बने होंगे उनमें कमी आ जाएगी। जितने भी हमने पहले जो सूत्रों का यहाँ पर चर्चा की है, अभी हमने जो डिस्कस किया है, अगर इसमें से कोई भी सूत्र आपकी कुंडली पर लागू होता हो जिससे शादी देरी हो रही हो, और अगर जुपिटर की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ जाए, उन सभी रूल्स के जो इफ़ेक्ट हैं, बैड इफ़ेक्ट्स हैं, उसमें कमी आ जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। जुपिटर का सही होना कुंडली के अंदर बहुत मायने रखता है, और अगर वो सप्तम भाव को देख लें तो बहुत सारी चीज़ों को अपने आप ही ठीक कर देते हैं। जब भी हम ये देखें कि गुरु की महादशा चल रही हो तो ये बिल्कुल निश्चित है कि शादी किसी भी समय पर, अब गोचर में जब भी सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, शादी निश्चित हो जाएगी और हो ही जाएगी। ये एक बहुत ऐसी मूल बात है जो कि हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि विवाह के कारक हैं जुपिटर। कई बार कुछ लोगों में ये कन्फ्यूजन भी आता है कि शुक्र का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है शादी होने के लिए। तो यहाँ पर इस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा दूर करें। जुपिटर यानी कि जो गुरुदेव बृहस्पति हैं वो शादी को करवाने का काम करेंगे, वो कारक हैं विवाह के, लेकिन शुक्र कारक हैं वैवाहिक जीवन के। शादी के बाद का जो जीवन है वो डिपेंड करेगा आपके शुक्र पर, और शादी से पहले विवाह तक का जीवन जो है वो डिपेंड करेगा आपके जुपिटर पर। तो ये दोनों ऐसे शुभ ग्रह हैं जिनका अगर कुंडली में ये दोनों भी अच्छी पोजीशन में बैठे हों तो कितने भी प्रॉब्लमेटिक रूल्स आपकी कुंडली के ऊपर लगते हों, दुर्योग आपकी कुंडली में बने हुए हों, लेकिन इन दोनों की ही अच्छी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स को सही यानी कि संभालने का काम कर लेती है। अब इसके बारे में ये तो कुछ सूत्र हैं, सूत्र और बहुत सारे भी हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हमें रेमेडीज़ के बारे में भी बात करनी है।
यहाँ पर अब हम बात कर लें, ये तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमने जाना कि विवाह के लिए देरी क्यों हो जाती है। अब बात करेंगे कि इसके लिए हमें रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए, कुछ ऐसे कौन से उपाय करें जिससे शादी जो है वो टाइमली हो सके, अच्छी जगह पर हो सके, बिना किसी विघ्न बाधाओं के हो सके। सबसे पहले तो हमने ये जान ही लिया कि जैसे मांगलिक होना अपने आप में शादी को देरी कराने का काम करता ही है, तो मांगलिक दोष का निवारण कराना, यानी उसके लिए कुछ जाप करा लेना, कुछ पूजा पाठ करा लेना, ये ज़रूरी होगा अगर मांगलिक आप हैं। दूसरी बात करें कि अगर सप्तम भाव पर किसी भी क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो या यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह या पाप ग्रह बैठे हों, उन ग्रहों से संबंधित दान करना या उनसे संबंधित कोई जाप करना ये ज़रूरी होगा। कई बार मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को केवल ये बात कहते हुए सुना है कि अगर आपकी कुंडली में पाप ग्रह यहाँ पर बैठे हैं तो उनका आपको दान करना है। एक बहुत ही जल्दी वीडियो आपको मिलेगा जिसमें इस बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या दान, जब भी कोई प्लैनेट हमारा सप्तम भाव में बैठ जाए तो हमें उसका दान ही करना है, या जब भी किसी वजह से वो हमें प्रॉब्लम दे रहा हो तो क्या उसका केवल दान ही करना रेमेडी है। दान हमें कब करना है, कब नहीं करना है, रत्न हमें कब पहनना है, कब नहीं पहनना, कब हमें जाप करना है या कोई और अल्टरनेट रेमेडी हमें लेनी है, ये जानना बहुत ज़रूरी होगा। अदरवाइज़ कई बार हम लोग अनजाने में उन ग्रहों का दान कर देते हैं जो शायद आने वाले समय में हमें पॉजिटिव इफेक्ट देने वाले हों। उस चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ एप्लीकेबल होगी। सप्तम भाव में अगर कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो शादी को डिले ज़रूर करा रहा है, लेकिन हम एकदम से बस फर्स्ट इंस्टांस में देखें और उसका दान कर दें, ये ज़रूरी नहीं। पहले पूरी कुंडली को समझ लें या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप एनालिसिस करवा लें कि क्या इसका दान करना ज़रूरी होगा या उसके मंत्रों का जाप करना या उसका कोई पूजा आराधना मंदिर जाकर इत्यादि से कोई काम चल सकता है या नग पहनने से कोई काम चल सकता है। ये चीज़ें ज़रूरी होंगी जानना। जो भी प्लैनेट यहाँ बैठा हो उससे संबंधित रेमेडीज़ को कर लेना, चाहे वो दान हो, चाहे उसका रत्न हो, चाहे उसका मंत्र जाप हो या उसके आराध्य देव की किसी भी प्रकार की पूजा पाठ हो। इन चीज़ों को समझकर ही सप्तम भाव में बैठे प्लैनेट्स का उपाय करना चाहिए। अब बात करें, अगर पूरी कुंडली के अंदर अगर जुपिटर की सिचुएशन अगर ख़राब हो, यानी कि वो कमज़ोर अवस्था में हो, तो विवाह तो देरी से कराएंगे ही कराएंगे। कुंडली के बहुत सारी चीज़ों को भी वो नहीं संभाल पाते हैं जितने की वो कारक हैं। संतान के, धन के, सुख के, विवाह के, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके कारक हैं गुरुदेव। और अगर वो नीच राशि में बैठ जाएं या वो उनकी जो युति है वो ख़राब ग्रहों के साथ हो जाए, पाप ग्रहों के साथ, जैसे राहु के साथ है, तो यहाँ पर उनका प्रभाव कम हो जाएगा। तो विवाह के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इफेक्टेड होंगी। इसके लिए सबसे अच्छी ज़रूरी चीज़ होगी, जो कि विवाह के लिए भी ज़रूरी है, सत्यनारायण भगवान की या तो कथा रूटीन में करवा लेना या भगवान विष्णु की किसी भी तरह से आराधना करना बृहस्पतिवार को। बृहस्पतिवार के साथ साथ शुक्रवार को भी, क्योंकि नारायण विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की ही चीज़ों को कर लेना हमारे लिए ज़्यादा श्रेष्ठकर रहेगा विवाह के लिए ख़ास तौर से। या अगर हमें जब भी लग्जरियस आइटम या प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हों, मनी की कोई प्रॉब्लम चल रही हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हों, उन सब चीज़ों के लिए ये दोनों प्लैनेट्स ऐसे हैं, जुपिटर और वीनस, जिसका कि हमें कोई ना कोई रेमेडीज़ करते ही रहना चाहिए। और वो उनके लिए आराध्य देव बनेंगे गुरुदेव बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी वीनस के लिए। तो इनके कुछ ना कुछ रेमेडीज़ इन दिनों में ज़रूर कर लेने चाहिए। बृहस्पति अगर आपके नीच राशि में बैठे हों तो ब्राह्मण का आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। थर्सडे कोई भी पीली चीज़, खास तौर से चने की दाल इत्यादि, पीले कपड़े में बांधकर आप ब्राह्मण को दे सकते हैं। इसको दान की कैटेगरी में नहीं मानकर उसमें केवल थोड़ी सी दाल जो कि एक टाइम बनने लायक हो, उसमें थोड़ी सी दक्षिणा जो भी आपकी श्रद्धा हो वो रखकर पीले कपड़े में बांधकर आप ब्राह्मण को मंदिर में देकर आएँ। और जो जितने ज़्यादा बुजुर्ग होंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जितनी ब्लेसिंग्स आपको उनसे मिलेंगी उतना जल्दी विवाह के लिए आपके रास्ते खुलते हैं। ये एक बहुत कारगर उपाय है विवाह के लिए तो है ही। साथ ही साथ में यहाँ पर जो और रेमेडीज़ हमें कर लेनी चाहिए वो होगी भगवान गणेश की आराधना करना, क्योंकि किसी भी तरह के जो विघ्न हमारे लाइफ में कई बार आते हैं उसके लिए हम सभी जानते हैं कि भगवान गणेश की आराधना करने से विघ्न दूर होते हैं। तो गणेश जी, और साथ ही साथ में सोमवार वाले दिन आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाया ज़रूर करें। साथ ही में माँ पार्वती को अगर आप श्रृंगार का सामान और जो चुनरी इत्यादि होती है उसको अगर हम चढ़ा दें तो ये एक अच्छे संबंध को बनाने में कारगर होता है।
अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर बैठे तो पाप ग्रह हैं, तो एक अच्छा संबंध कैसे बन पाएगा। यहाँ पर भी एक जानने लायक एक बात है जिसको आप सभी समझें। यहाँ पर सपोज़ यहाँ 2 पाप ग्रह बैठे हुए हैं और हम ये समझें कि या तो ये शादी देरी से होगी या ये शादी होने के बाद डिस्टर्बेंस होगी। अगर ऐसी सिचुएशन में सप्तम भाव में आपके ज़्यादा प्लैनेट्स ख़राब हैं, पाप ग्रह ज़्यादा बैठे हुए हैं, ऐसे में शादी को डिले ही कराना चाहिए। जितना देरी से शादी होगी उतना ही वो सही चलने की राह पर होगी। जितना जल्दी शादी होगी उतना ही जल्दी वो टूटने के कगार पर आ जाएगी। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी कुंडली में या आपके किसी भी परिवारजन की कुंडली में बनती हो तो पेशेंस के साथ थोड़ा प्रॉपर टाइम का वेट करें, जिससे शादी होने के बाद प्रॉब्लम हो उससे अच्छा तो है कि थोड़ा सा देरी से हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जबकि आपके सप्तम भाव में कोई भी पाप ग्रह बैठे हों तो शादी को देरी से ही होने दें। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी में हमें जाननी समझनी ज़रूरी होती हैं कि हम एक बहुत जल्दी एस्ट्रोलॉजर्स को कई बार विज़िट नहीं कर सकते, बहुत बार हम लोग बात नहीं कर पाते। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हमें खुद भी पता हो तो हम अपने घर में अपनी कुंडली हो या अपने किसी परिवारजन की कुंडली हो, ये सारी चीज़ें तो देख ही सकते हैं। और जो रेमेडीज़ बताई गई हैं उनको आप ज़रूर करें। अगर आप या आपके कोई भी प्रियजन ऐसे दुविधा में फंसे हों कि शीघ्र विवाह नहीं हो पा रहा या उम्र हो चुकी है लेकिन अभी तक शादी नहीं हो पाई है। अगले वीडियो में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।